हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है यूपीपी कांस्टेबल का जो है जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल का 2024 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, री एग्ज़ाम अगर आप लोग फिर से देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ज़रूर करिएगा। इससे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा, इसीलिए आप लोग इसको जो है पूरा ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सर एडविन लुटियन था। और दोस्तों, यह एक ब्रिटिश वास्तुकार था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यानी कि दोस्तों, कोई भी किताब है वह एक जगह कहीं पर रखी थी, जब तक उसको हटाया नहीं गया वह उसी जगह पर पड़ी थी। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि यह किसका एक उदाहरण है। तो यानी दोस्तों, ये जो उदाहरण है यानी कि कोई भी किताब है कहीं रखी है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है वह वहीं की वहीं पड़ी है, वहाँ से कहीं नहीं गई। तो इस पे दोस्तों काम करता है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? जड़त्व का नियम। यानी कि अगर कोई वस्तु यदि कहीं स्थिर है और या फिर कहीं जो है गतिमान है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है उसके जो है दोस्तों स्थान में परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अगर वह गति कर रही है तो वो गति ही करती जाएगी, और यदि वह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो दोस्तों, जो परमाणु होता है उसमें जो एक नाभिक होता है अंदर, और उसमें दोस्तों जो है उसके अंदर 2 कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके जो ऊपर भाग में है बाहर जो है बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर दोस्तों एक जो है नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दोस्तों, क्या हो रहा था कि यह जो है संशोधन जब तक नहीं हुआ था, यानी कि 2003 से पहले दोस्तों जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी भी सत्ता रहती थी वह अपने मनमाने ढंग से मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। यानी कि जो सांसद थे अपनी इच्छा से जो है जितनी भी इच्छा होती थी उतने ही मंत्री बना देते थे। तो 2003 में संविधान में संशोधन करके एक जो है प्रावधान लाया गया, और इसके द्वारा यह प्रावधान लाया गया कि यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार निश्चित कर दिया गया। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें दोस्तों जो प्रधानमंत्री को लेकर अब दोस्तों मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी वह दोस्तों लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उसका मात्र आप जो है 15% सांसदों को आप मंत्री बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, यही नियम दोस्तों विधानसभाओं में भी लाया गया। यही नियम विधानसभाओं में भी लाया गया कि विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं विधायकों की, उसका केवल 15% ही मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन राज्यों के संबंध में एक जो है विशेष प्रावधान लाया गया कि दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं
कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दोस्तों विधानसभा की सीटें जो है 40 ही हैं या फिर 40 से कम हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर 40 हैं या 40 से कम हैं, ऐसी जगहों पर दोस्तों जो मंत्रियों की संख्या होगी कम से कम 12 होनी चाहिए, यानी 12 से कम जो है नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो 15% है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बनाकर, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब जो है आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, कभी भी दोस्तों इसकी जो है सूचना आ सकती है। दोस्तों अब आपके एग्जाम का जो सेंटर है वह अलॉटमेंट उसका होने लगा है, यानी कि लगभग पूरा होने वाला है अब काम। तो इसीलिए ये कभी भी डेट आ सकती है यूपी कांस्टेबल की। तो आप लोग यदि अभी तक सीरियस नहीं हैं तो आप लोग अब बिल्कुल भी एकदम सीरियस हो जाइए। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर करिए, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कलानौर में। दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय दोस्तों अकबर जो था वह जो है पंजाब, जानते हैं आप लोग, पंजाब के गुरुदासपुर जिले के जो है एक जो है कलानौर नामक स्थान पर था। वहीं पर उसको उसके पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना जो है प्राप्त हुई। और उसी समय दोस्तों जो अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक कौन था? तो वह था दोस्तों बैरम खां। कौन था? बैरम खां। तो दोस्तों बैरम खां ने उसी समय आनन फानन में अकबर को दोस्तों 13 वर्ष की आयु में जो है ईंटों का सिंहासन बनाकर उस पर जो है दोस्तों उसको जो है अकबर का जो है राज्याभिषेक कराया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो दोस्तों जो रेडियो तरंग का वेग होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो दोस्तों एफएम प्रसारण बैंड जो होता है उसकी जो रेंज होती है वह जो है क्या होती है, किसमें होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, VHF रेंज की होती है। VHF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होता है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह होती है 87.8 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दोस्तों ये जो टेप होती है, अगर इस पर हमें क्वेश्चन बनता है कि टेप में लेप किसका होता है, तो दोस्तों टेप में जो लेप होता है वह होता है आयरन ऑक्साइड का। किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूसेक का प्रयोग होता है। क्यूसेक यानी कि दोस्तों प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का जो बहाव होता है वही क्यूसेक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में,
उसके लगभग 7-8 साल पर एक जो है आंदोलन चलाया गया। वह आंदोलन क्या था कि दोस्तों लोगों की मांग थी कि यानी जिस जिस राज्य में जो भी भाषाएं थीं उनकी यह मांग थी कि हमें जो है आप भाषा के आधार पर जो है इसका राज्यों का जो है अलगाव कर दीजिए। यानी कि किसी का जो है तेलुगु होगा, किसी का हिंदी होगा, इस प्रकार से आप जो है राज्यों का जो है अलगाव कर दीजिए। इसीलिए दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में 3 समितियों का गठन किया गया था। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का दोस्तों गठन किया गया था और 3 आयोगों का मुख्य रूप से गठन किया गया था। इसमें जो पहला आयोग था उसका नाम है धर आयोग। क्या नाम है? धर आयोग। और जो दूसरा आयोग था वह था दोस्तों JVP आयोग। क्या नाम था? JVP आयोग था। और जो तीसरा था वह था दोस्तों फजल अली आयोग। ये मुख्य रूप से दोस्तों 3 आयोग थे। दोस्तों पहले जो 2 आयोग हैं यानी धर आयोग और JVP आयोग, ये दोस्तों ये गठित हुआ था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में गठित हुआ था और 1948 ईस्वी में ही अपनी रिपोर्ट इसने दी थी। और अपने रिपोर्ट में इसने यह जो है कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है इसका पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, ये सारी जब इसकी दोस्तों रिपोर्ट आई तो जो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस आंदोलन में दोस्तों और तेजी आ गई। इसीलिए दोस्तों आनन फानन में एक जो है आयोग का और गठन कर दिया गया जिसका नाम है JVP आयोग। इसका गठन दोस्तों 1948 में ही किया गया और इसने दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है वह दिया 1949 ईस्वी में। कब दिया? 1949 ईस्वी में। और JVP आयोग ने भी वही चीज कहा जो धर आयोग ने कहा था। ठीक है, ये सब दोस्तों देखते हुए क्या हुआ कि 1953 में दोस्तों आंदोलन जो है और विराट रूप ले लिया। और इसी बीच 1953 में ही दोस्तों एक कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। उनका जो है पोट्टी श्री रामुलु था। इसी बीच दोस्तों इनका जो है निधन हो गया। आंदोलन में दोस्तों इनका जो है निधन हो गया। तो दोस्तों जब इनका निधन हो गया तो सरकार पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा और दोस्तों आंदोलन को शांत करने के लिए दोस्तों सरकार ने 1953 में तेलुगु भाषी के आधार पर दोस्तों एक राज्य का गठन कर दिया जिसका नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। और आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर कि ऐसा कौन सा वह राज्य था जो पहली बार भाषा के आधार पर दोस्तों उसका पुनर्गठन हुआ था। और इनका भी नाम आता है दोस्तों कि राज्यों के पुनर्गठन के समय ऐसे वह कौन नेता थे जिनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत जो है पूछे जाते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों ये सारा चीज होने के बाद दोस्तों 1953 ईस्वी में अली फजल आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? फजल अली आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों इसने जो है बहुत सोच विचार कर जो है अच्छे से सोच समझ के इसने जो है अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इसने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में दी। और इसने दोस्तों राज्यों के गठन का जो यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अली फजल आयोग का जो गठन है वह 1953 ईस्वी में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 ईस्वी में। और दोस्तों फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों इस आयोग ने
एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया। एक राज्य एक भाषा सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि भारत के जो राज्य हैं उनको जो है एक जो है भाषा के आधार पर उनका जो है पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ऐसा हुआ कि किसी एक राज्य को सिर्फ एक भाषा के आधार पर उनका गठन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई राज्य है ही नहीं, भारत में ऐसा कोई राज्य है ही नहीं जहां पर केवल एक ही भाषा बोली जाती हो। ऐसा संभव ही नहीं हो, वह चाहे 1% क्यों ना हो, लेकिन वहां पर जरूर ऐसा होगा कि कोई दूसरी भी भाषा बोली जाती होगी। इसीलिए दोस्तों इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को दोस्तों अस्वीकार कर दिया और दोस्तों उसने जो है एक रूल बनाया कि जहां पर दोस्तों 70% एक भाषा को बोलने वाले होंगे और दूसरी भाषा को 30% बोलने वाले होंगे, तो उस भाषा को दोस्तों भाषा के आधार पर पुनर्गठन तो उस राज्य का कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ऑफिस वगैरह में काम होगा, प्रशासनिक जो काम होगा, उसमें जो जिसकी जो है 30% जो है जनसंख्या है उस भाषा को बोलने वाला, तो उसको भी उसमें स्थान मिलेगा। ऐसा दोस्तों फजल अली आयोग के द्वारा कहा गया। और दोस्तों इसी के सिद्धांत पर दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 1956 को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है का गठन किया गया भारत में। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 में। और अगर दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के आधार पर 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था, तो उस समय दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संसद जो है संशोधन कर सकती है। और यह संशोधन 1971 में किया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा था। यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसने जो है रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने जो है प्रस्तावित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ASCII। और दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेरीन कायर के द्वारा जो है लिखी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष
कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये किस किस क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो इसमें दोस्तों भौतिकी है, चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान है, साहित्य है, शांति, अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान। इन मुख्य रूप से दोस्तों 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्लूकट्टी यानी कि रिक्त स्थान भरना है, जल्लूकट्टी किससे जुड़ा है? तो दोस्तों जल्लूकट्टी जो है यह दोस्तों एक खेल है जो दोस्तों तमिलनाडु में एक त्योहार है जिसका नाम है पोंगल। इसी त्योहार में दोस्तों यह जल्लीकट्टू नामक खेल जो है खेला जाता है। तो जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो दोस्तों पोंगल नामक त्योहार से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में दोस्तों है। और यह कितना है? यह दोस्तों 1/3 है, 1/3 आरक्षण जो है प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1872 में जो है हुई थी। और अगर हम नियमित जनगणना की बात करें तो दोस्तों नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 ईस्वी में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके कार्यकाल में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है पुजारी। यानी कि दोस्तों जो पूजा करना होता है वह किसी व्यवसाय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISDN का एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। और दोस्तों अगर हम इसके जो है फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत यह सेवा है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं टेलीफोन से दोस्तों क्या होता है कि इसका जो है ध्वनि का भी आदान प्रदान होता है, वीडियो का भी आदान प्रदान होता है और डाटा का भी आदान प्रदान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन पाया जाता है और आयरन दोस्तों जो होता है वह जो है लाल होता है। इसीलिए दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा जो रक्त लाल दिखाई देता है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार का राज्य गीत तमिल थाई वल्थू है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें जो है इसी में उत्तर छिपा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो दोस्तों जो चाय में जो मनोप्रभावी दवा पाई जाती है उसका नाम है कैफीन। कैफीन दोस्तों क्या होता है? यह दोस्तों मनुष्य के जो मस्तिष्क है और जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है उसको जो है उत्तेजित कर देती है। इसी के कारण दोस्तों जो मनुष्य की थकान है वह दूर हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरोलॉजी कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जब प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो दोस्तों उस समय दोस्तों जब बेलगांव अधिवेशन हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिवर्ष अधिवेशन होता था, उस समय दोस्तों 1924 में जब बेलगांव का अधिवेशन हुआ था तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो दोस्तों क्रीमी लेयर जो है वह संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 से 24 जो अनुच्छेद है वह दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित। और अगर हम 14 से 18 की बात करें तो इसमें दोस्तों जो है समानता का अधिकार है, समानता या फिर समता का अधिकार है। और अगर दोस्तों 19 से 22 की बात करें तो इसमें दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और अगर दोस्तों हम 25 से 30 की बात करें तो इसमें दोस्तों 25 से जो 28 अनुच्छेद है यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगर दोस्तों हम 29 और 30 की बात करें तो इसमें दोस्तों संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो था वह संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किससे संबंधित था, यानी कि यह जो है किससे संबंधित था और यह कब शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्रीय स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्रीय स्टेडियम जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है उसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, और वह नाम क्या है? तो वह है फतेह मैदान। क्या नाम है? फतेह मैदान के नाम से भी यह जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो दोस्तों यह हमारा 38 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और जो दोस्तों हमारा जो आज का क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।